प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जेएसएससी के लिए और उत्तर प्रदेश टेस्टी पीएचडी एलटी जीआरसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे और प्रथम प्रैक्टिस पेपर था। इसके पहले का एक प्रैक्टिस पेपर हमने डेमो के तौर पे आपको कराया था, ये उसके तुलना में देखा जाए तो सेकंड था। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण कल हम लोग 20 ही प्रश्न को कर पाए थे, 30 प्रश्न इसका छूट गया था। टोटल 50 प्रश्न थे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे बताया था, आप में से जो लोग देखे होंगे। तो मैं 21 क्वेश्चन नंबर से इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूंगा ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करें हम उससे पहले अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर जुड़ जाइए। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको पूरे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर चाहिए वह पीडीएफ, चाहे आपको प्रैक्टिस पेपर का सिर्फ पीडीएफ चाहिए या आपका मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर से जरूर जुड़ें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या आप 99 रुपीज़ का जो है किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप हमें पेमेंट करके, यानी आप पे करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बस पहुंचने वाले हैं। ए है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से हमसे पूछा गया था, 20 तक हम लोग कर लिए थे और किसी कारणवश यहाँ से छूट गया था। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। 30 प्रश्न हैं, आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखें और प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप हमारे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस नंबर पे मैसेज करके आप उसके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कॉल करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वाज, कह रहा डायनासोर का वह कौन सा पीरियड था, कौन सा समय था, कौन सी उम्र थी जिस उम्र को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, यानी सुनहरा काल कहते हैं। आप लोग पिक्चर भी देखे थे, पिक्चर में भी डायनासोर वाली जो पिक्चर देखे थे तो कई बार ये शब्द आता है कि डायनासोर को दिस इज द मीजोजोइक एरा। उसमें बार बार कहता है कि यह मीजोजोइक एरा है और इस मीजोजोइक एरा में वनों की मात्रा ज़्यादा है, रेप्टाइल्स की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डायनासोर की मात्रा ज़्यादा है। आप बचिए, बच के भागिए। जैसे उन लोग डायलॉग होता है, थोड़ा सा वो लोग फॉरेन कहें तो उनके डायलॉग के हिसाब से तो वो बार बार इस बात को दोहराता है। अगर आपने पिक्चर को कंसंट्रेशन से देखा होगा ना, मैंने तो पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसे भी है। मैं उसके बातों को बड़े ध्यान सुन रहा था कि अंग्रेज हिंदी कैसे बोलते थे। डेमो वो बनाया गया था हिंदी में ना, तो वो आपका ये है मेजोजोइक एरा है। तो ये जो है आपका डायनासोर का ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आपको बताना है कि जो है रेप्टाइल्स का गोल्डन पीरियड तो ये होगा। आप बताइए मैमल्स का गोल्डन पीरियड क्या कहा जाता है। मैमल्स का गोल्डन पीरियड क्या कहा जाता है। आपका कमेंट है कि मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी होते हैं, इनकी 3 पहचान है। पहला तो इनके फीमेल में मेमरी ग्लैंड का पाया जाना है, इनके बॉडी पे हेयर का पाया जाना, तो और उसके बाद इनमें एयर पिन्ना का बॉडी से बाहर की दिशा में पाया जाना। इन आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम मैमल को डिस्टिंग्विश करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। बट आपसे पूछा जा रहा है गोल्डन एज ऑफ द मैमल्स, मैमल्स का गोल्डन एज क्या होता है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको आता होगा तो आप जरूर बताएंगे, नहीं आता होगा तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप पढ़ ही रहे हैं। फॉसिल्स ऑफ द निएंडरथल मैन वेयर फर्स्ट फाउंड इन, निएंडरथल मैन का मानव का जो है फॉसिल कहाँ सबसे पहले पाया गया था। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, क्लास 12 जब पढ़ाएंगे तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बताएंगे। तो पहला जो है फॉसिल्स कहाँ पाया गया, तो आपको यही बताना है किसका फॉसिल्स पूछा जा रहा है, निएंडरथल मैन का। तो आप कहेंगे जर्मनी में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, जर्मनी में पाया गया था, ठीक। प्राइमेट्स इंक्लूड, देखिए जब मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में 2 ग्रुप आप बनाते हैं, एक को कहते हैं प्राइमेट्स और एक को कहते हैं नॉन प्राइमेट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मैंने बताया था कल भी आपसे कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे दिया गया है। तो कल हमने आपसे बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमेट्स में कौन इंक्लूड होंगे, आपका प्रश्न है मैमल्स को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे तुरंत दिया गया है कि मैमल्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक को प्राइमेट कहते हैं, एक को नॉन प्राइमेट कहते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें हीट पीरियड पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-29 डे पे रिपीट होती है, मैमल्स में फीमेल्स में पाई जाती है। और जो हीट पीरियड होता है वह सीजनल ब्रीडिंग होता है, सीजन के अकॉर्डिंग रिपीट होता है। अब प्राइमेट्स में 3 ही पाए जाते हैं, तो उन तीनों का नाम बताना है। यहाँ पे 4-5 लिखे गए हैं, देखिए ये सब आ जाएंगे, चूंकि देखिए एप ये भी प्राइमेट्स में आता है, मैन ह्यूमन बीइंग आता ही है, मंकी आता है, एप आता है, मैन आता है।
लोरिस आता है, लेमूर आता है, और यहाँ पे अगर बात करें लेमूर्स आते हैं और टेरसर आते हैं। तो यहाँ पे इस सभी को एक साथ रख दिया गया और इस सभी किस में आते हैं, तो इन सभी को हम लोग रख देते हैं किस में, प्राइमेट्स में। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ 3 का नाम दिया गया है, एप, ह्यूमन बीइंग और किसका, यहाँ पे लेम्यूर्स का। तो ये मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग, इन तीनों का नाम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। लेकिन आपका पेपर हुआ है, जो पेपर्स पिछले ईयर्स में हुए हैं, चाहे आप यूपी एलटी जीआईसी की बात कर लें, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और वहां पे इन सबको रखा गया था और यही आंसर सही माना गया था। ऑल ऑफ दीज, इसके बाद एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, और वहां पे ए डी वाले जगह पे ऑल ऑफ दीज आंसर था और सबको सही माना गया था। ठीक है, तो आपका सभी आंसर सही होगा, ये आप यहाँ के लिए प्रिपेयर हो जाए। आगे बढ़ जाए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑन्टोजेनी लीबर सीजे, एक थ्योरी आप पढ़े हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, याद आया? ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, आपको याद होगा कि ऑन्टोजेनी कहा जाता है कि जो बच्चा विकसित होता है वह बच्चा अपनी सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। हालांकि यह आप आर्ट ग्रुप के किसी मेंबर से कहेंगे तो वो आपको बेवकूफ़ साबित कर देगा, चूँकि वो तो ऑलरेडी उनको कुछ पता नहीं। तो अगर आप अपने से दिमाग से सोचिए कि जब पहले सबसे पहले जाइगोट बना होगा, तो जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो मल्टी सेलुलर, आपने पढ़ा होगा ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज मतलब 16 सेल तक की स्टेज जो है, 8 to 16, वहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल की मात्रा ज़्यादा, यानी मल्टी सेलुलर हो गए। फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। हर एक अवस्था ये बताती है कि इंसान अपने मतलब कैसे कैसे आया है, तो उसके पूर्वजों के बारे में बताता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। हमारे पैदा होने या हमारे विकसित होने का जो कार्यक्रम है, बढ़ने का, वह कार्यक्रम ये बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे रहे होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर रिश्ता निकालो तो अमीबा नानी लगेगी। ठीक है, तो रिश्ता निकालते जाएंगे तो अमीबा यूनिसेलुलर है, लेकिन उसका पद कहाँ आ जाएगा, नानी का आ जाएगा, अगर हम रिश्ते पे चलें। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया कि ऑन्टोजेनी जो है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ये तो थ्योरी आपको इवोल्यूशन में मिलेगी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑन्टोजेनी में लीवर किससे विकसित हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि लीवर का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे लीवर का डेवलपमेंट हुआ है एंडोडर्मल ओरिजिन हुई। जब आप पढ़ेंगे फैट मैथ तो आप पढ़ेंगे कि 3 लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, एंडोडर्मल ओरिजिन से क्या होता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन बनते हैं, उसमें लीवर का भी नाम आपका आता है। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज, जो कार्निवोरस मछलियां होती हैं उनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक हर्बीवोरस होते हैं, एक कार्निवोरस होते हैं, और तीसरा जो ओमनीवोरस हम लोग कहते हैं, एक्चुअली इन दोनों का मिश्रण होता है ओमनीवोरस। ठीक है, अपने बिहार पे सोचिए, छोटे बच्चों के लेवल पे नहीं, अपने लेवल पे सोचिए कि एक हर्बीवोरस होता है और एक कार्निवोरस होता है। बाकी तो जो होता है ओमनीवोरस, इन दोनों का मिश्रण होता है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो ओमनीवोरस है उसके जो इंटेस्टाइन बड़ी होती है, हर्बीवोरस माफ करिएगा, हर्बीवोरस जो है उसकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है और जो कार्निवोरस है उसकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। कंपैरिजन करना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो कार्निवोरस होता है वो कम भोजन करता है, ज़्यादा एनर्जी पाता है। सपोज करिए कोई मीट खाने वाला व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग में देख लिए, कोई मीट खाने वाला व्यक्ति है तो मीट खा लिया तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई। अब कोई शुगर खाने वाला है, मान लो खाली वो दाल चावल रोटी सब्जी पे डिपेंडेंट, तो ज़्यादा खाना खाएगा, चूँकि उसकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा खाना खाएगा। जब ज़्यादा चावल खाएगा, इसीलिए चावल मना करते हैं ना लोग, कार्बोहाइड्रेट खुद ज़्यादा है, एक तो कम होता तो आप उसे ज़्यादा खा लेते हैं। जब ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइन की मात्रा बड़ी हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जिस ब्राह्मण की पेट बड़ी निकली हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा उसकी बड़ी होती है, तो कहते हैं ना। तो सेम प्रोसेस को लागू कर सकते हैं, जितने हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें पेट बड़े होते हैं और जो मतलब इंटेस्टाइन बड़ी होती है, और जितने कार्निवोरस होते हैं उनके इंटेस्टाइन उनकी तुलना में छोटी होती है, पेट नहीं इंटेस्टाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, स्मॉलर देन द हर्बीवोरस फिश। ठीक है, ए वायरस इन्फेक्ट ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जिनके यहाँ गंगा जी का पानी रखा होगा, या यमुना जी का पानी रखा होगा, या सरजू जी का पानी रखा होगा।
आप उस पानी को किसी भी टाइम बेफिक्र होकर के पी सकते हैं। अगर आप पीना चाहें तो पी लीजिए, कोई बात नहीं। वो तो हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कह दिया गया कि मरते वक्त 2 घूंट डाला जाता मुंह में, इसलिए लोग डरते हैं पीने से। नहीं, आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब इच्छा करे तब पीजिए। अब ऐसा नहीं गंगा जी नहाने गए किनारे का पानी पी लीजिए जहाँ नाला गिर रहा है, तब आप बीमार हो जाएंगे। जब बीच में आप जाएंगे तो वहाँ का पानी आप पी सकते हैं, चूंकि वो इन्फेक्टेड नहीं है, प्योर फिल्टर वाटर है, आप उसे पी सकते हैं विदाउट किसी हिजिटेशन के। कारण ये है कि पानी आपका सड़ता नहीं, आपके घरों पे रखा है, आप उसका बॉटल खोल करके सूंघ लीजिए, उसमें से बदबू नहीं आ रही। और घर के नल का पानी, आप टैप वाटर का पानी रख दीजिए, 2-3 दिन में उसमें देखिएगा स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बॉटल से स्मेल आने लगी, जबकि वो भी प्लास्टिक के ही बॉटल में गंगा जल रखा गया। इसके पीछे रीजन, वहां पे एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। देखिए, आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। आस्था आप रखें वो अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान से भटकिए मत। विज्ञान काम देगा, विज्ञान से ही नंबर मिलेगा, तो नंबर के साथ साथ चलिए। बैक्टीरियोफेज जो है ये और यह वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन पहुंचाता है और मोस्टली नदियों में पाया जाता है। जो लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मान लो मुस्लिम धर्म के होंगे, उनके यहाँ जमजम का पानी रखा होगा, ये यही होता है। यांगसी नदी बहती है आपके जो है चीन में, वहां पे बौद्ध भिक्षु इस पानी को रखते हैं, तो वहां पे भी यही होता है। कौन? बैक्टीरियोफेज, जिसकी वजह से उस नदी का पानी खराब नहीं होता। सिंधु जाती है आपके पाकिस्तान में बह करके, उसके पानी में भी यही पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पानी खराब नहीं होता, पवित्र नदी मानी जाती। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र को जो दिहांग गाज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यह भी नदी का पानी खराब नहीं होता। सरजू हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये जो नदियां हैं जो पर्वतों से निकलती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और इन पानी को आप संग्रहित कर सकते हैं, पी सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कह रहा कौन ऐसा है जो फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप तुरंत जाएंगे राइजोबियम के पास। लेकिन राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ये रूट नोडुल्स में पाए जाते हैं। किसके? जो आपके प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस फसलें जितनी होती हैं लेग्यूमिनस, तो उसके रूट नोडुल्स में पाए जाते हैं राइजोबियम। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग में एजेटोबैक्टर आता है, आपका स्यूडोमोनास आता है। तो ये आपका सही आंसर, चूंकि एजेटोबैक्टर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, तो हम एजेटोबैक्टर पास जाएंगे फ्री लिविंग के कारण, और हमारा सही आंसर हो जाएगा एजेटोबैक्टर। आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, नाइट्रोजन साइकिल में एजेटोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, सेम राइजोबियम भी करता है नाइट्रेट को, लेकिन ये रूट नोड में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के, ये याद रखिएगा। तो एजेटोबैक्टर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाए? देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिज की जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो अलग अलग केमिकल से बनी होती हैं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़े होंगे, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, अगर वो पेप्टिडोग्लाइकान की और टफ होती हैं तो उसे कैप्सूल कहा जाता है। तो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकान। काइटिन की बनी होती है किसमें? फंजाई की जो बनी होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्लांट की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो सही आंसर है आपका मेनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकान की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होलोकार्पिक फंगस, कौन ऐसा है जो होलोकार्पिक फंगस है? तो आप कहेंगे सिनकाइट्रियम जो है ये होलोकार्पिक फंगस है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इट इज द यूनिसेलुलर, कह रहा है यह यूनिसेलुलर होता है। फंजाई होल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ट्रांसफर टू द रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसकी पूरी संरचना रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाती है, अतः यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज के अंतर्गत आता है। इट काज द ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, इसकी वजह से पोटैटो में ब्लैक रॉट डिजीज हो जाता है, जिसे झुलसा रोग कहा जाता है। अगर आप हिंदी में इसे जाने तो झुलसा रोग के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ आलू की खेती की जाती होगी तो आप जानते होंगे झुलसा रोग कहा जाता है। और झुलसा रोग किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है, और ये इसे इंग्लिश में हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं ब्लैक रॉट डिजीज इन पोटैटो। पोटैटो के खेत में ब्लैक रॉट डिजीज हो जाता है। किससे हो जाता है? फंजाई से। और ये फंजाई कैसा होता है? सिंकेट्रियम होता है। इसका पूरी संरचना जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग ले लेती है, यानी जो पूरी सेल है, ये तो यूनिसेलुलर, पूरी सेल डिवाइड हो जाती है किसमें? रिप्रोडक्शन में चली जाती, पूरी रिप्रोडक्शन में काम करने लगते हैं। कप फंजाई बिलोंग टू,
कप फंजाई किससे बिलोंग करता है, किससे मैच करता है? कप फंजाई आप जब एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो एस्कोमाइसिटीज को कप फंजाई कहा जाता है। तो आपके सामने सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, एस्कोमाइसिटीज, जिसे कप फंजाई के रूप में जाना जाता है। आपको बताना ब्रैकेट फंजाई किसे कहा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी आप सब पढ़ चुके होंगे, ब्रैकेट फंजाई किसे कहते हैं, तो ब्रैकेट फंजाई के बारे में आपको बताना है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर, जिसे आप कहते हैं सरसों के ऊपर लग जाता है, कहते हैं दहिया लग गया है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर, सरसों की पत्ती पे सफ़ेद सफ़ेद दाने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो माहो कहा जाता है, कहीं दहिया कहते हैं। तो ये डिजीज किसके कारण होता है? एल्ब्यूगो के कारण होता है, और ये क्रोसीफर प्रजाति के पौधों में होते हैं, और ये एल्ब्यूगो के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? एल्ब्यूगो। ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी, ऐसा एल्गी है जो कि पैरासाइट का काम करता है, और है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में जो पैरासाइट का काम करता है उसका नाम क्या है? सिफेलोरस। सिफेलोरस आपका ग्रीन एल्गी है, और किसका काम करता है? पैरासाइटिक नेचर का होता है। कौन सा एल्गी ऐसा है कि जो कॉलोनी बना के रहता है? देखिए यहाँ पे अलग अलग दिए गए, क्लेमाइडोमोनास ये सिंगल रहता है, ओडोगोनियम सिंगल रहता है, बाउचेरिया ये भी सिंगल रहता है, लेकिन बॉलबॉक्स जो है कॉलोनियल होता है। तो सही आंसर बॉलबॉक्स हो जाएगा। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, लिटमस पेपर जो आपने लाइब्रेरी में यूज किया होगा, एलटी में काम देगा, ये प्रश्न आपके एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो किससे बनता है? अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, लिटमस हर एक व्यक्ति जानता है लाइकेन से बनता है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर उसकी स्पीसीज को भी डाला गया है। जीनस से काम नहीं चलना है। तो किसके स्पीसीज से बनता है? तो आप कहेंगे लाइकेन रेसिला से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन रोसिला से जो है किसका फॉर्मेशन होता है? लिटमस का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, और लाइकेन के जो दो कंपोनेंट हैं जिनके मिलने से, दो अलग अलग स्पीसीज के मिलने से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, एक है आपका जो है एल्गी, और दूसरे का नाम क्या है? फंजाई। एक फाइकोबायंट है और एक कौन है? माइकोबायंट है। दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? लाइकेन का। लाइकेन एयर पॉल्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। जहां पे एयर पॉल्यूटेड होती वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ द एम्फिथीसियम इज कॉल्ड एंथ्रोसिरास। एक किससे ओरिजिन हुई है? तो एम्फिथीसियम से जो है स्पोरोजिनस टिश्यू की, एंथ्रोसिरास से। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, सेप्टेट और ब्रांच्ड राइजोइड जो होते हैं वो किससे बनते हैं? तो आप कहेंगे किससे बनते हैं? फ्यूनेरिया से। किससे बनते हैं? फ्यूनेरिया से बनते हैं। आगे आ जाते हैं। द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? आपको बताना है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, उसे कहते हैं जैमिया पिग्मिया को। किसे कहा जाता है? जैमिया पिग्मिया को कहते हैं। स्मॉलेस्ट जो है ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। द लार्जेस्ट मेल गैमीट आर फाउंड इन, लार्जेस्ट मेल गैमीट किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे लार्जेस्ट मेल गैमीट पाया जाता है, लार्जेस्ट मेल गैमीट आर फाउंड इन द साइकस। किस में पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है लार्जेस्ट मेल गैमीट। नील इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ, नील जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? नील ये जो आप कलर लगाते हैं, नील आंदोलन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, तो नील जो कलर लगाया जाता है कॉटन कपड़े में, तो उससे जो है किससे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे नील जो है प्राप्त होता है किससे? इंडिगोफेरा टेक्टोरिया से। किससे प्राप्त होता है? इंडिगोफेरा टेक्टोरिया से प्राप्त होता है नील। आगे आ जाते हैं। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, छोटा एंजियोस्पर्म कौन होता है? तो आप कहेंगे बुल्फिया होता है। छोटा एंजियोस्पर्म कौन होता है? बुल्फिया होता है। तो आपके पास सही आंसर है बुल्फिया। द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूफोर्बिया इज, यूफोर्बिया का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस होता है साइथियम। क्या होता है? साइथियम होता है। आगे आ जाते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज, लीची में खाने वाला पार्ट क्या होता है? लीची का सीजन चल रहा है, आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत जगह लीची मिल जा रही है, और जो लोग बिहार को होंगे तो वहाँ लीची खूब बिकती है। तो लीची का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? एरिल होता है। उसे क्या कहते हैं? जो खाते हैं जो हिस्से को, उसे एरिल कहा जाता है। उसको जब खा जाते हैं तो उसके अंदर जो निकलता है वो क्या होता है? आपका सीड होता है। उसी हिस्से को जिसे एरिल कहा जाता है लीची में, वही सेम पोजीशन में आपका मैंगो होता है। मैंगो में उसे मिजोकार्प कहा जाता है, लेकिन उसे लीची में क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हीट ग्रेन इज ए एन, कह रहा गेहूं का जो दाना है वो क्या है? गेहूं का दाना क्या है? तो उससे हम लोग फ्रूट्स कहते हैं।
देखिए बेसिकली उसे सीड में आप काउंट करते हैं, लेकिन गेहूं का दाना क्या होता है, फ्रूट्स होता है, फल होता है। याद रखिएगा एग्जाम में देखिए यहाँ सीड भी ऑप्शन में रखा गया है, सीड आपका सही नहीं है, गेहूं का दाना फल में आता है, मूंगफली का दाना फल में आता है, ठीक है। तो ये फल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा इन्हें गलती से कहीं सीड मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप नॉर्मली देखते होंगे फास्ट में जो है गेहूं के आटे का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो दाना है, दाना हम नहीं खाएंगे, हमने व्रत रखा है, और लेकिन वह दाना नहीं, वो फल है। लेकिन मूर्खों को समझा पाना भारत में थोड़ी सी समस्या है, तो इसलिए आप ये याद रखिए कि फल है और एग्जाम में यही आपको सही करना है, ठीक है। वहां पे सीड लगा के आप अपनी गलती मत करिएगा, चूंकि सीड से आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। इन्होंने दिया था कि सेल जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है और इससे मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसमें जो है एक फास्फोबाइलिपिड लेयर से मिलकर के बना होता है और इसी तरह के कई मेम्ब्रेन हमारे सेल में पाई जाती हैं। द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन देयर इज, कह रहा है कि जब पत्ती से पानी के उड़ने की दर ज़्यादा हो जाए, यानी वाटर का लॉस हो, और किसके रूप में हो, वाटर वेपर से हो, और कहाँ से हो, प्लांट से हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाए तो वहाँ पे आपका कौन सा होगा, तो आप कहेंगे वेरी लो ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है, यानी ड्राइनेस की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे गर्मी के दिनों में देखिए पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। सुबह आप सब्जी की जायद की जितनी फसलें होंगी इस सीजन में, आप देखिए तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जितने भी जायद की फसल आपको दिखाई पड़ रही है, इन फसलों में दोपहर टाइम देखेंगे पत्तियां ऐसे लगती हैं सूख गई हैं, एकदम वो श्रिंक कर जाती। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है या सुबह होने लगती है तो सुबह टाइम पत्तियां खिली होती हैं। इसके पीछे कारण है ट्रांसपिरेशन रेट का हाई होना। दोपहर के टाइम में ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पत्तियों की स्थिति बिल्ट होने के कगार पर आ जाती है, लगता है सूख जाएगा। और लेकिन जैसे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी आती है, मात्रा शाम को, सुबह ठंडा होता मौसम, तो उस समय क्या होता है, पत्तियां फिर से अपने पोजीशन को रिटेन कर लेती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वेरी लो ह्यूमिडिटी। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है, तो फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, सही आंसर ब्राउन एल्गी। और उसके बाद यहाँ पे रेड एल्गी में क्या पाया जाता है, रेड एल्गी में आप बताएंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 3 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए 4 होते हैं, बी, सी और डी। क्लोरोफिल ए और बी अगर पाया जाता है तो ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, ए और सी पाया जाता है, तो ए सी में रहने वाले लोग भूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ए सी अगर पाया जाता है तो ब्राउन एल्गी। और क्लोरोफिल ए और डी, स्मॉल डी होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए और डी अगर पाया जाता है तो वहाँ हो जाता है आपका रेड एल्गी। तो रेड में डी आ रहा है तो रेड एल्गी हो जाएगा, और ब्राउन एसी में रहने वाले लोग भूरे हो जाते हैं। और उसी एसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए और सी को हम लोग कहते हैं जो है फ्यूकोजेंथिन के नाम से जाना जाता है। फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय, फाइटोक्रोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे जर्नर एंड एलर्ट ने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा जर्नर एंड एलर्ट ने। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, कह रहा है कि अगर पानी का पत्ती की सतह से वाटर वेपर के रूप में लॉस हो, ध्यान से सुनिएगा, पानी का पत्ती की सतह से वाटर वेपर के रूप में उड़ जाए तो उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन कह रहा है टिप ऑफ वाटर, वाटर बूंद बूंद टपके पत्ती से, ऐसा कब होता है, ठंडी के दिनों में होता है। ऐसी सिचुएशन को गटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं, गलती मत करिएगा, ऐसी सिचुएशन को गटेशन कहते हैं। और जब वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है तो वहाँ क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है या ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन होता है जब पानी किसी सतह से उड़ जाए, या आप बॉयल कर रहे हैं तब पानी वाटर वेपर के रूप में उड़े, तो उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। पत्ती की सतह से उड़े, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जब ये पत्ती से बूंद बूंद के रूप में टपके, ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा तो टपके, तो उसे क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। क्रैब साइकिल टेक प्लेस, क्रैब साइकिल कहाँ होती है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियम होती है। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। कल किसी टेक्निकल कारण की वजह से आपका ये वीडियो रुक गया था, तो 20 क्वेश्चन पे आज पूरा 20-30 क्वेश्चन और मिला करके ये कंप्लीट कर दिया गया। आपका 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस पेपर 2 सेट मिला करके आपका पूरा हो गया है।
आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।